टीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। और आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन और इस शो में हम बात करेंगे, अगर आपके स्टॉक से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो वो इस शो में शामिल करेंगे और इसी के साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब भी देंगे। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं, बेहद आसान है। आप हमारे फोन लाइन नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मार्केट में एक अब इस वक्त किस तरह का रुझान है, एक बार पहले ये भी देख लेते हैं, मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन इस वक्त भी देखिए 190 अंक नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी करीब 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफी कमजोर कमजोरी इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है। अभिषेक, आपकी नजर कहाँ है इस वक्त? हम देख रहे हैं कि बाजार इस वक्त अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। कहाँ पर सबसे ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है आज के दिन? जी पूजा, देखिए जहां पर शुरुआत हुई थी वहां से बाजार और कमजोर हो रहा है और इस वक्त निफ्टी के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सरकारी बैंकों पे आपको नजर रखना चाहिए क्योंकि खासतौर से मिड कैप बैंक जो बहुत चले थे, अब वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और आईओबी, यूको बैंक समेत जो तमाम स्टॉक्स है वहां पर आज आपको कमजोरी वाला ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 1.5% नीचे है ये इंडेक्स। निफ्टी में सिर्फ 3 शेयर इस वक्त हरे निशान में है, बाकी के सभी शेयर लाल निशान में है। और आज मेटल, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो ये वो पैक्स हैं जहां पर हम ज्यादा बिकवाली देख रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हम देख रहे हैं कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर हैं। अगर हम एनएससी की बात करें तो बाजार में मूड थोड़ा सा खराब हो रहा है और अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर जोड़ेंगे तो तकरीबन 700 अंक नीचे आकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 18,220 के आसपास का स्तर इस वक्त आपको दिखेगा और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1% से ज्यादा टूटे हुए हैं और निफ्टी बैंक में 0.25% के आसपास की कमजोरी हम इस वक्त देख रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज जो थे अब वो बाजार के लिए थोड़ा सा स्पॉइल सपोर्ट का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यूएस में फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स वहां पर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। और अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें, अगर इंडिया के लिए जो एक मेजर क्यू होता है एजेक्स निफ्टी, वो देखिए आपको 240 अंक नीचे इस वक्त दिखेगा। तो बाजार का मूड, मोमेंटम इस वक्त खराब है, लेकिन यहां से दिशा क्या होगी और इस साल का जो बचा हुआ जो सत्र है उसमें आपको क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक पिकिंग का मौका बनेगा? क्या वो स्टॉक्स जो थोड़े से अंडर वैल्यूड हैं वो कौन से हैं? कहां पर आपको फोकस करना चाहिए? ये सब कुछ जानेंगे और आपके सभी सवालों के हम जवाब भी देंगे यो स्टॉक्स में। और सवाल पूछने का तरीका आपको पूजा ने बता दिया है और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और 5 पैसा के रुचित जैन। विवेक और रुचित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। रुचित, शुरुआत आपसे करेंगे। आज जहां पर शुरुआत रुचित हुई वहां से देखिए बाजार काफी ज्यादा वीक हो रहा है, 18,200 के आसपास है। रुचित, आज दिन के दौरान आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? अगर हम बाजार की बात करें, इंडेक्स की बात करें, और क्या आपको लग रहा है कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में थोड़ी सी इस गिरावट पर मौके बन सकते हैं या फिर अभी उसको भी अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग करने के लिए? जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आई थिंक मार्केट्स में जैसे हमने पिछले हफ्ते भी आपके चैनल पे डेटा का हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट शायद एक फिर से करेक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। प्राइमरली अगर मैं वो डेटा पॉइंट्स फिर से देखूं तो जो 1 दिसंबर को हमने मार्केट में हाई बनाया था, जब 18,888 निफ्टी ने नया हाई बनाया था, तब एफआईएस की जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी वो 76% के आसपास है। यानी एफआईएस की जितनी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशंस थी, 76% ऑफ द पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे थी। 1 दिसंबर के बाद उन्होंने वो पोजीशंस ट्रिम करना चालू किया और स्लोली एंड स्टेडीली वो पोजीशंस कम होकर अब 60% के अंदर आ चुकी है। तो कहाँ पे 76% लॉन्ग्स थी, अभी 60% के अंदर है। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि वो अपनी पोजीशंस पे, लॉन्ग पोजीशंस पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो यूएसडी आईएनआर भी डेप्रिशिएट हुआ है, इंस्पाइट ऑफ डॉलर इंडेक्स लोअर लेवल्स पे होने के बावजूद। हमारा रुपया देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में वीक हुआ है। आई थिंक ये सब कहीं ना कहीं इतने पॉजिटिव संकेत नहीं है मार्केट्स के लिए। सो ऑल्दो ब्रॉडर डाउन ट्रेंड नहीं है, बट क्योंकि मार्केट्स में 2000 पॉइंट की तेजी हो चुकी थी, 16,800 से लेकर 18,800 की एक तरफा तेजी हमने देखी जिसमें कोई करेक्टिव फेज रिसेंटली नहीं बना।
तो काफी ओवरबॉट भी थे, और ओवरबॉट से जब ऐसे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हम यूजुअली एक करेक्टिव फेजेस देखे, तो ये प्राइस वाइज करेक्टिव फेज निफ्टी में लग रहा है। और नीचे हम जो लेवल्स देख रहे हैं 18,135 और 18,075, ये दो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है जहां पे ये करेक्शन नेक्स्ट सपोर्ट लेते हुए देखेगा। तो फिलहाल हम हमारे क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि बॉटम फिशिंग या रिवर्सल करने की फिलहाल कोई करंट लेवल्स पे ना करे, बट 18,070 18,135 लेवल्स आते हैं तो प्राइमरली वो लेवल्स रहेंगे जहां पे हमको कुछ बाइंग या खरीदारी करने तो रीअसेस करना चाहिए। ऑलराइट। तो ये राय आपको बाजार पर दे दी गई, एक टेक्निकल चेक आपको बता दिया गया है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। और इस वक्त पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने ये सवाल भेजा है। मंटू गुप्ता जी का सवाल आया है कावेरी सीड्स पर। 100 शेयर्स हैं और इन्होंने 580 के लेवल पर खरीदारी की हुई है। ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने पहले की होल्डिंग है, काफ़ी समय दे चुके हैं इस स्टॉक को। 580 यानी कि काफ़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने लिया होगा। इनको हल्का मुनाफा भी हुआ होगा लेकिन उसमें ये निकले नहीं और बने रहे, और अब उस लेवल से हम देख रहे हैं 630 600 के लेवल से स्टॉक में लगातार एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी भी आई है। पिछले 6 महीने में स्टॉक में करीब 11% की तेज़ी भी देखने को मिली। 55 अंक चल चुका ये स्टॉक। विवेक, कावेरी सीड्स कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो हल्के नुकसान में है ये, बट क्या लग रहा है आपको? लेवल्स क्या वॉच करेंगे आप? क्या इनके नुकसान की भरपाई जल्द ही होगी? गुड मॉर्निंग पूजा, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, कंपनी अच्छी खासी रिटर्न ऑन इक्विटी देती है, मतलब करीबन 20% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है, और जो जिस स्पेस में है ये वो भी बहुत बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। एग्रीकल्चर यहाँ से जाके आगे बढ़ना ही है, तो मतलब फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है और काफी इम्प्रूव हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। और उस कारण स्टॉक प्राइसेस में ये जो रैली हमने देखी थी वो और इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एकदम टॉप में वो जाके लिया है। लेकिन फंडामेंटल को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। बहुत नुकसान है नहीं, और वो लेवल वापस आ जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट ओवरऑल करेक्शन मोड में है। मार्केट जब करेक्शन आता है तो अच्छे पूरे सब काउंटर्स नीचे गिरते हैं, और यही इस काउंटर में भी हो रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटली गुड काउंटर है। आई थिंक आपको होल्ड करना चाहिए। पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा मुनाफा डाउन था, लेकिन वो लग रहा है कि मुझे पिकअप हो जाएगा इस बार। ठीक है, कावेरी सीड के शेयर को होल्ड करने की सलाह है। विश्वनाथ जुड़ गए हमारे साथ गुजरात से। विश्वनाथ जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, मेरा हाइकल खरीदा हुआ है। हाइकल आपने खरीदा है 500 रुपए के भाव के आसपास। विश्वनाथ जी, आपकी होल्डिंग कब की है सर? के बाद 900 शेयर। कब की आपकी ये खरीदारी है? कब आपने खरीदे शेयर ये? तब ये फरवरी 2022 तक, सितंबर से फरवरी 2022 तक खरीदा हुआ है। फरवरी 2022 तक खरीदे हैं, 496 रुपए की भाव है। विवेक, हाइकल हमने देखा था कि बहुत तेजी से चला था शेयर, ये 700 रुपए के ऊपर गया था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर बहुत तेज सेल ऑफ। लेकिन हम देख रहे हैं कि जून से ये शेयर संभलता हुआ दिखा है। 200 सवा 200 रुपए के आसपास के भाव थे, वहां से देखिए फिर से 350 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं। क्या आपको लग रही है कि इसमें स्ट्रेंथ अभी और बनी रहेगी और अभी निवेशित रहना चाहिए इनको? देखिए अभिषेक, कंपनी बढ़िया है, लेकिन क्या है कि वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली था, और जिन दामों में इन्होंने लिया, कई रिटेल इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं। जब मार्केट रैली करता है तो एकदम पीक में लेके बिना स्टॉप लॉस लगाए आप उसमें ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो। तो ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, देखिए पहली चीज। दूसरी चीज, जो परफॉर्मेंस है वो इस बार ठीक ठाक आया था पिछले क्वार्टर। तीसरा दिक्कत इस कंपनी के साथ ये हो रहा है कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर डाउन है। इनफैक्ट जितने भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स मैंने भी लिए हैं वो सारे के सारे डाउन है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और अगर अगला क्वार्टर, मतलब जब भी फार्मा सेक्टर में रैली आती है तो आपको यहाँ से थोड़े बहुत ऊपर के स्तर मिलेंगे। आपका जो बाइंग प्राइस है वो आएगा नहीं आएगा इमीडिएटली, वो बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि वो काफी दूर है यहाँ से। लेकिन हाँ, यहाँ से काफी इंप्रूवमेंट शेयर प्राइस में हो सकता है। तो आप समझ लो ना, 410 अगर आता है तो आपको बहुत अच्छा एग्जिट मिल जाएगा ऊपर।
ऑलराइट, तो ये व्यू आपको स्टॉक में दे दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नागपुर से राजेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरे पास BEL के शेयर है 800 शेयर 105 रुपए के रेट में। ओके ठीक है, कितना समय दे सकते हैं आप राजेंद्र जी? अभी मेरे शॉर्ट टाइम के लिए है। ओके ठीक है। रुचित क्या सजेस्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म का ही व्यू है इनका, BEL पर 99 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। चार्ट्स पे क्या देख रहे हैं, क्या लेवल्स वॉच करेंगे आप? शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा करेक्टिव फेज स्टॉक में चल रहा है। जो एक अप ट्रेंड ये स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में दिखाया था और रिसेंटली जब एक्स बोनस हुआ उसके बाद स्टॉक में देखें मोर एक टाइम वाइज या छोटा सा प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है जिसमें पिछले अप मूव को रिट्रेस कर रहा है। नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि 92 93 के लेवल भी शायद ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो मेरी इनको सलाह रही कि स्टॉक खराब नहीं है, मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव है स्टॉक को। जैसे हमने डिफेंस रिलेटेड थीम देखी है पिछले एक साल में कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट के करेक्टिव फेजेस में भी ये डिफेंस रिलेटेड थीम में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। सो आई थिंक जब भी ये स्टॉक नीचे सपोर्ट्स के आसपास आएगा तो वहां पे फिर से इन्वेस्टर्स का बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बनेगा और आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म में भी नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रखेंगे तो स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स या फिर से स्टॉक में बनते हुए नजर आएंगे। सो शॉर्ट टर्म में इतने बड़े मूव नहीं लग रहे। 108 का रेजिस्टेंस रहेगा, 92 के आसपास सपोर्ट रहेगा। मेरी सलाह रहेगी कि आप थोड़े मीडियम टर्म व्यू रखें और स्टॉक में बने रहे और इनकेस 92 के आसपास आता है डिक्लाइन में तो वहां पे आप एवरेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं सो दैट आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थोड़ा नीचे आ सके। ठीक है, BEL को होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक को जोड़ेंगे साथ में। जगजीत सिंह जी फोन लाइन पर हैं। जगजीत जी नमस्कार। ठीक है, इनका सवाल हमारे पास आ गया है। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन इनका सवाल है HDFC लाइफ को लेकर। 200 शेयर है 600 रुपए के भाव पर। विवेक आपसे राय जानना चाहेंगे HDFC लाइफ को लेकर। देखिए जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स में तो हम बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देख रहे हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी देख रहे हैं कि थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट आ रही है। HDFC लाइफ की बात करें तो एक्साइड लाइफ के मर्जर पर भी बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। आप ये बताइए कि यहाँ से इस कंपनी का भविष्य आपको कैसा लग रहा है और क्या कोई वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स हैं या फिर ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए? मतलब ये ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत कम अभिषेक। इनफैक्ट मैं भी मतलब हमारी कंपनी में हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पर डील करते हैं और आज तक मतलब रेयरली किसी को देखते हैं जो पूरी तरह इंश्योर्ड हो। तो मतलब लोगों के पास इंश्योरेंस होगा लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है कि अंडर इंश्योर्ड रहती है और इंश्योरेंस का मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे जैसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में SIP का इंटरेस्ट बढ़ने लगा था मार्केट में, वैसे ही ये भी स्लोली एंड स्टडीली बढ़ रहा है। तो इस स्पेस में लाइफ इंश्योरेंस ओवरऑल ऐसे स्पेस आप अगर देखो तो लॉन्ग टर्म में काफी ग्रोथ आपको दिखाएगा। तो आप अगर एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो HDFC लाइफ लो या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लो, आप उसमें कमा के निकलोगे। दूसरी चीज अगर वैल्यूएशन वाइज देखो तो मुझे HDFC लाइफ से ऑफकोर्स SBI लाइफ बेटर लगता है, लेकिन हाँ आपको अगर HDFC लाइफ लेके आप ऑलरेडी बैठे हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। और शॉर्ट टर्म में देखिए ये कंपनीज आपको कमा के नहीं देने वाली है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनीज है नहीं, ये एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए है। और किसी को अगर मतलब और भी सेफ प्ले करना हो तो LIC भी लिस्टेड है, LIC को भी आप देख सकते हो। तो तीनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मेरे बाई रडार पे रहेगी, HDFC, SBI और ये LIC। तो तीनों आप बाई कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, तो तीनों ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अच्छी लग रही हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात अभी विवेक जो बता रहे थे, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और अगर ट्रेड करने का नज़रिया है आपका तो बीच बीच में रिव्यू ज़रूर करते रहिए इन स्टॉक्स को। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और झारखंड से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। मैम हमारा एक क्वेश्चन था इन जनरल, जैसे हम टाटा एलेक्सी के शेयर हैं, मेरे पास 30 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 8500, कैम्स है और DSE है। तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का व्यू रखते हैं। तो मेरा ये जानना था कि ये अभी आज के समय में इसको हम एवरेजिंग में अभी जा सकते हैं क्या, सो दैट इन लॉन्ग रन हमको फायदा होगा, या अभी अवॉइड करें या निकल जाएं टाटा कैम्स एंड DSE? हाँ, क्योंकि तो क्या केम्स और BSE में भी आपको नुकसान हो रहा है जितेंद्र जी?
जी 590 में लिया था, ये -11% का नुकसान है। टाटा एलेक्सी में -25% का है, कैम्स में -8% का है। तो इसको अभी एवरेजिंग करें या आउट हो जाएं, या अभी रुकें बाद में एवरेजिंग करेंगे, एट व्हाट स्टेज? ऑल राइट, जी आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सारी कंपनियां कैसी लग रही है आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, टाटा एलेक्सी पर भी इनकी होल्डिंग है और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं काफी निवेशकों को नुकसान हो चुका है। अगर टाटा एलेक्सी का सिर्फ एक हफ्ते का चार्ट आप दिखा दीजिए, देखिए काफी ज्यादा टूट चुका है। सिर्फ एक हफ्ते में करीब 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। और इसके अलावा केम्स और बीएसई भी है इनके पास, जिनमें कि इनको नुकसान हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे, एवरेज करके होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाए? लॉन्ग टर्म के लिए ये तीनों ही शेयर कैसे लग रहे हैं आपको विवेक? एक एक करके आता हूं मैं पूजा। देखिए, कैम्स जहां तक है, ये एक डुओपोली बिजनेस है इंडिया में। कैम्स है और एक और अभी आईपीओ खुल रहा है जो है के फिनटेक। तो के फिनटेक में थोड़ा बहुत अभी इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैम्स लिस्टेड है करके काफी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, वहां पे लेंगे, ये चक्कर होने वाला है। ओवरऑल अगर आप कैम्स का वैल्यूएशन देखो तो आज के दिन मुझे डेफिनेटली कॉस्टली लगता है। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं तो कैम्स से रेगुलरली डील करते हैं। ऐसे स्टॉक प्राइस इनका वैल्यूएशन अभी शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा है। तो ऑन डिप्स आप डेफिनेटली एवरेज कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा डुओपोली बिजनेस है, और आगे चल के और जैसे पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज का मार्केट में होता है, तो ये दो कंपनी ही आपको लिस्टेड स्पेस में रहने वाली, और दो ही है इंडिया में फिलहाल। तो कैम्स है और के फिनटेक है, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, ग्रोथ स्टॉक्स है ये। लेकिन वापस अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस की, वैसे ही ये लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको रहेगा, या फिर ऑन डिप्स आपको बाई करना चाहिए। दूसरा है टाटा एलेक्सी। देखिए, आईटी स्पेस काफी दिक्कतों से गुजर रहा है, आईटी और फार्मा दोनों, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेंगे। तो आप एक स्टैगर्ड मैनर में टाटा एलेक्सी के जैसे स्टॉक को ले सकते हो, खाली स्टैगर्ड मैनर में, क्योंकि कब यहाँ से रिकवरी होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, कहाँ पे जाके सपोर्ट लेंगे। और जैसे जैसे यूएस, क्या ग्लोबल फैक्टर्स और यूएस में क्या प्ले आउट होता है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा आईटी सेक्टर। बीएससी आप यहाँ पे स्लो एंड स्टेडीली वापस ले सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन उसका मुझे काफी ठीक लग रहा है। बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है स्टॉक में, वो आप इस रेट में भी एवरेज कर सकते हो। तो कैम्स ऑन डिप्स, बीएससी प्रेजेंटली आल्सो आप एवरेज कर सकते हो। टाटा एलेक्सी आप स्टैगर्ड मैनर में एवरेज करो। ठीक है, बीएससी में खरीदारी करने की सलाह है विवेक की तरफ से। राजस्थान से रमेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रमेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो, नमस्कार जी सर, अपना सवाल सर। मेरा लेमन ट्री होटल है 91.50 पे 1300 शेयर। 1300 शेयर है 91 रुपए के भाव पर। रुचित, लेमन ट्री होटल्स के बारे में राय दीजिए, क्योंकि ये शेयर देखिए तेजी से चढ़ा था और एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। हालांकि इनके एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। अगले 3 साल में ये करीब 2 साल में करीब 30 होटल ये खोलने वाले हैं। बेड्स करीब 10,000 की संख्या में बढ़ा देंगे ये। आप ही बताइए कि इसके चार्ट्स अभी कैसे लग रहे हैं, और क्या जो रीसेंट जो करेक्शन स्टॉक में है, क्या एंट्री के लिए एक बेहतर मौका बन रहा है आपके हिसाब से? ऑल्दो मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे ही है नो ज्यादातर होटल स्टॉक्स के, लेकिन शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये सभी स्टॉक्स एक करेक्टिव फेज के थ्रू गुजर रहे हैं, और नियर टर्म में ये करेक्शन थोड़ा और कंटिन्यू रह के नीचे 74-75 तक के लेवल्स लेमन ट्री होटल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे नियर टर्म में इतनी बड़ी तेजी नहीं है, बट अगर इनका मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। और 75 के आसपास स्टॉक को फिर से रीअसेस कीजिएगा इनकेस यहाँ पे आता है तो, कि अगर वहाँ पे कुछ रिवर्सल्स बनता है तो शायद वो अच्छे लेवल्स रहेंगे आपको स्टॉक में एवरेज आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये राय लेमन ट्री होटल्स पर फिलहाल होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं मोहन सिंह जी। मोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरे 3 सवाल है मैडम। एक तो है मेरे पास अशोक लीलैंड 450 शेयर है, 145 में ले रखे हैं, और दूसरा वोडाफोन 8,000 है, 8,000 में ले रखे हैं 8 रुपए में, और तीसरा है जीवी के पावर, वो 5 रुपए में ले रखे हैं 14,000 जीवी के पावर, और 14,000 और अच्छा ओके।
ठीक है, 3 स्टॉक पर सवाल पूछा है, एक एक करके हम जवाब दे देते हैं। पहला इन्होंने पूछा था वोडाफोन आइडिया, ये स्टॉक है इनके पास 8000 शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और 8 रुपये में एंट्री की है। बहुत ही हल्का मुनाफा इनको हो रहा है क्योंकि करीब करीब 15 पैसे 20 पैसे प्रति शेयर का मुनाफा इनको हो रहा है। 1600 का प्रॉफिट अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो शेयर की क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा है, इस वजह से मुनाफा थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन रुचित, आप सजेस्ट करिए, वोडाफोन आइडिया लकी है ये, इनको इस लेवल पर हल्का मुनाफा हो रहा है, बट आप क्या सजेस्ट करेंगे, मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए इनको या फिर चार्ट्स पे थोड़ी और तेजी दिखाई दे रही है आपको जिसके लिए ये ट्रेडिंग के लिहाज से बने रह सकते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे इन स्तरों पर? पिछले 2-3 महीने में देखें तो ऐसा फेज रहा है जहाँ पे काफ़ी सारे मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, सभी स्टॉक्स में एक अच्छे मूव्स हमने पॉजिटिव साइड में देखे। लेकिन कुछ ऐसे नाम भी है, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जिन्होंने बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और उनमें से वोडाफोन आइडिया एक है। सो यूजुअली जब अगर मार्केट के तेजी में भी अगर ऐसे स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ऐसे स्टॉक से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यस, इन बिटवीन कभी कभी 1-2 दिन के अच्छे पुल बैक मूव्स आते हैं, बट आई थिंक नो वो सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं रहते। आप देखिए, आई थिंक यही पिछले हफ्ते में भी एक दिन का अप मूव आया था, बट उसके बाद कुछ अब तक फॉलो बाइंग नहीं आया। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे ये स्टॉक में इनको नो ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति रखे और कोई भी पुल बैक मूव्स आते हैं और यहाँ से उनका तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे थोड़ा एग्जिट करने को देख ले। और नो आई थिंक यहाँ पे स्टॉक में एज अ मल्टी बैगर अगर आप सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज 10 रुपये के नीचे के भाव है तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स की ऐसे नो माइंडसेट रहती है कि 10 रुपीज़ के नीचे तो आज नहीं तो कल स्टॉक में बड़े रिटर्न्स बनेंगे। सो आई थिंक उससे बेटर है आप मिड कैप स्टॉक्स के साथ जाए, मिड टू लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ जाए जहाँ पे रिलेटिवली आई थिंक बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहेगा। सो मेरे यहाँ पे एग्जिट करने को भी सलाह रहेगी, थोड़े से कुछ भी पुल बैक मूव्स मिलते हैं तो वोडाफोन एग्जिट आइडिया से निकल जाएगा। और स्टॉक सिलेक्शन इनके कुछ इसी तरीके के हैं। जीवीके पावर में भी देखिए क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली है और करीब 5 रुपये के आसपास इन्होंने एंट्री की। यहाँ पे भी एक पुल बैक मूव के लिए ही यहाँ पर शायद इन्होंने एंट्री की होगी, जो हमें समझ में आ रहा है। जीवीके पावर पर क्या लेवल्स देख रहे हैं आप रुचित, इस पर भी राय दीजिए। और अशोक लेलैंड भी इनकी खरीदारी के पास ही कारोबार कर रहा है, 145 पर इन्होंने लिया था, 144 पर ट्रेड कर रहा है। दोनों स्टॉक्स पर सजेस्ट करिए या फिर जीवीके पावर से निकल जाना चाहिए इन्हें? जीवीके पावर से भी एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर 380 4 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है, आपको कभी भी वो लेवल दिख रहे तो ये स्टॉक में से भी एग्जिट ले ले और नो रादर कुछ बेटर स्टॉक्स में नो पोर्टफोलियो बनाने को देखेंगे। अशोक लेलैंड होल्ड कर सकते हैं। नो रिसेंटली हमने ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्शन देख लिया है और अब थोड़ा 200 EMA के आसपास ये स्टॉक अपना टाइम वाइज करेक्टिंग फेज ये स्टॉक में चल रहा है। सो यहाँ पे आई थिंक आपको मीडियम टर्म में एक अच्छे मूव्स प्राइस अप मूव्स आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। सो अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6 से 8 महीने का व्यू रखे और ये स्टॉक में बने रहे। बट बाकी के दो जो स्टॉक्स है आइडिया और जीवीके पावर, इनमें नो ऐसे जो भी 1-2 दिन के पुल बैक मूव्स बीच बीच में आते हैं वैसे पुल बैक मूव्स में हाई लेवल्स पे एग्जिट करने को देखेंगे। ठीक है, जीवीके पावर और वोडाफोन से तो जब आपको मौका मिले तभी आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। अशोक लेलैंड में आप बने रह सकते हैं। चलिए, ये राय आपको आपके स्टॉक्स पे दे दी गई है। एक छोटे सा ब्रेक का वक्त है। बना हुआ 18,200 के सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश है। सिर्फ 2 स्टॉक निफ्टी में ऐसे हैं जहां पर हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन अब बात करेंगे हरी हरी कमोडिटीज की और कमोडिटी की ABCD लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व मोहन। विश्वमोहन, बताइए आज क्या है खास आपकी पाठशाला में? देखिए, स्पाइसेस में आजकल बहुत ज़्यादा एक्शन हो गया है। जीरा लगातार नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छूता जा रहा है, इसलिए हमने स्पाइसेस में से ये काउंटर हल्दी को चुना है क्योंकि जीरे की ये ABCD हो चुकी है। तो हल्दी के कारोबार को समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। 80% दुनिया का हल्दी उत्पादन भारत में ही होता है और दुनिया में जितना भी ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है उसमें 60% हिस्सा सिर्फ भारत का है। भारत में जो बड़े राज्य हैं जहाँ पर हल्दी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसमें से 50% एरिया सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा 3 और राज्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां पर भी काफी मात्रा में हल्दी की खेती होती है। इसके अलावा कुछ राज्य में छिटपुट खेती होती है, लेकिन यही 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर हल्दी बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पे कारोबारी जहां पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ये राज्य हैं। अब नई हल्दी की अगर आवक की बात करें तो जनवरी से शुरू होती है इसकी बुआई
जून से लेकर और अक्टूबर तक इसकी सोइंग होती है और जनवरी से लेके और फिर अगले अप्रैल मई तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद 10-15 दिनों तक जो प्रोसेस होता है उसके बाद वो कंजम्पशन के लायक, खपत के लायक तैयार बनता है। तो इसका वायदा कारोबार है, उसके वायदा कारोबार को समझ लीजिए। अगर इस कारोबार में है तो हेजिंग के लिए आपके पास टूल्स है NCDX पर। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है और 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी हो जाती है। और अगर एक्सपायरी तक आप बने रहते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पर इसमें डिलीवरी भी लेनी पड़ेगी। 5 यूनिट का यहाँ पर ट्रेडिंग यूनिट है और इसका 50 का लॉट साइज है, यानी मार्केट प्राइस से आप जितना उसके लॉट साइज को मल्टीप्लाई कर दीजिए वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। 8 से 10% के आसपास शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा और जैसे जैसे आप लॉन्ग या शॉर्ट में रहते हैं उससे ये करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर भाव को अगर हेज करके चलना है तो कैसे हेजिंग आपको कैसे करनी है। मान लीजिए आपके पास हल्दी का स्टॉक है, आपको लग रहा है कि दाम आगे बढ़ने वाले हैं और तो लेकिन आपके पास रिस्क है कि भाव कहीं गिर भी जाए तो आप शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए, तो वायदा में कमाई हो जाएगी। अदरवाइज भाव बढ़ गए तो जो स्टॉक है उससे कमाई हो जाएगी। तो ये हेजिंग का तरीका है। लेकिन भाव के लिए किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले खेती के जो एरिया हैं वहां से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, फ्लावरिंग स्टेज में किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, किस तरह की यील्ड है, बारिश से तो नुकसान नहीं हुआ है, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर क्या सरकार का स्टांस है, साथ ही एक्सपोर्ट की डिमांड किस तरह का है, ग्लोबल डिमांड किस तरह का है। तमाम ऐसे फैक्टर्स देखकर आप हल्दी वायदा में ट्रेड करें और अपने पोजीशन को हेज करें, प्राइस रिस्क को कम करें। ठीक है, हल्दी को कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या रिस्क होते हैं, किस तरह से आपको मुनाफा कमा के दे सकती है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके लिए विश्व मोहन ने किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे। और अगले दर्शक हैं योगेश कुमार, टाटा स्टील पर इनका सवाल है। 450 शेयर है 111 रुपए के भाव पर। विवेक, हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी है। कल भी हमने थोड़ी सी दबाव देखा था और आज भी वो कंटिन्यू हो रहा है। 111 की ही बाइंग है और इनके भाव के आसपास ही 110 रुपए के आसपास है। टाटा स्टील यहां से आपको आउटलुक किस तरह से दिख रहा है? क्योंकि दुनिया भर में देखिए, अमेरिका में रिसेशन की बात हो रही है, चाइना में बात ये हो रही है कि वहां पर कोविड को लेकर सख्ती थोड़ी सी और बढ़ेगी, बच्चों के जो स्कूल से वहां पर ऑनलाइन पढ़ाई की बातें चल रही हैं। तो ऐसे में आप स्टील सेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं? अभिषेक, अगर ये टिप नहीं आता ओवरऑल मार्केट्स में तो टाटा स्टील अब तक 120 पे ट्रेड होते रहता। मतलब ये गया था करीबन 115 116 और उसके बाद में करेक्शन आके आज ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपको लेना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा अमलगमेशन हो रहा है कंपनी में। मतलब जितनी भी टाटा स्टील की जो टाटा ग्रुप की जो मेटल काउंटर्स है उन सबको मर्ज करने वाले लोग टाटा स्टील में। तो एक बहुत दिग्गज कंपनी मेटल स्पेस से उभर के आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो मेटल सेक्टर में डिप आ चुका है वो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की तरफ आप देखेंगे। देखिए, कमोडिटी बहुत ज्यादा डिप नहीं आएगा और यहाँ पे अगर मेटल स्टेबल रहता है और थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती है तो ये काउंटर में आपको रिकवरी दिखेगी। तो होल्ड कीजिए, अच्छा काउंटर है लॉन्गर टर्म के लिए। मतलब वैल्यूएशन वाइज भी मुझे चीप लगता है और इस क्वार्टर अगर स्टेबिलिटी के कारण ठीक ठाक अगर रिजल्ट्स आ गए तो ये आपको इमीडिएटली 120 भी दिखा देगा। ऑलराइट, तो टाटा स्टील पर नजर रखिए, नतीजों पर भी नजर रहेगी और आपको यहाँ पर अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। फिलहाल होल्ड करने की राय इस वक्त दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से धीरज हमारे साथ जुड़े फोन लाइन के जरिए। धीरज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम, ये मेरे पास धनलक्ष्मी बैंक के 200 शेयर है, 25 रुपये 50 पैसे। हेलो हेलो, ओके, कितना समय दे सकते हैं आप धीरज जी? 2-3 महीने। चलिए इनका सवाल ले ठीक है, इस पर सलाह ले लेते हैं। विवेक, आप ही सजेस्ट करिए, धनलक्ष्मी बैंक कैसा लग रहा है आपको इन स्तरों पर? थोड़े हायर लेवल पर भी इन्होंने ले लिया और इस वक्त नुकसान भी हो रहा है। हालांकि बैंक में हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी, इनके फाइनेंशियल्स भी इम्प्रूव हुए थे और अब हाल फिलहाल में कुछ पूंजी जुटाने की भी योजना यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस में इतना कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया। क्या व्यू बन रहा है आपका? इन्हें होल्ड करे रहना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक में अगले 3 से 4 महीने के लिए, या फिर एग्जिट कर ले? और कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? मुझे इनफैक्ट मुझे याद है कि पिछले शो में भी मैं ये बोल रहा था कि जो ये पीएसयू बैंक्स और छोटे मझोले बैंक्स है जहाँ पे बहुत बड़ी तेजी देखे हैं, वहां पे ये नहीं हो जाए कि रिटेल इन्वेस्टर एकदम पीक पे जाके अटक जाए। और आज देखने को मिल रहा है, मतलब सुबह से मैं कई चैनल्स कई शोज क्वेरीज देख रहा हूँ
सबका यही दिक्कत है कि सब टॉप पे जाके इन बैंकों को लेके फंस के बैठे हैं आज के दिन। तो मेरी तो ये सलाह रहेगी कि ऐसे बैंक्स में आप रिस्क मत लो। धनलक्ष्मी बैंक देखिए ना, 540 करोड़ का मार्केट कैप है, कितनी बड़ी बैंक है, कितने ब्रांचेस है इसके। मतलब यहाँ से अगर एनपीए रिकवरी साइकिल अगर खत्म भी हो गया, इनफैक्ट यहाँ से बेटर अगर होता है, तो भी इनको बिजनेस जुटाने की क्षमता बहुत कम रहेगी कंपेयर टू लार्जर बैंक्स। तो आप अगर मतलब आपके शो पे मैंने कई बार रेकमेंड किया है, पीएनबी है जो आज 54-55 में मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन है कंपेयर टू धनलक्ष्मी बैंक या फिर कोई भी छोटा मोटा बैंक। तो ये छोटे मोटे बैंक से अभी भी दूर रहो। बहुत रनअप आ चुका है, ये नहीं हो जाए कि आपको अगले 3 साल वेट करना पड़े आपका बाई प्राइस देखने के लिए, तो अवॉइड ही रहेगा, लेकिन पीएनबी बाई रहेगा मेरी तरफ से। धनलक्ष्मी बैंक को लेकर ये भी विवेक का। और गुजरात से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास धर्मराज कॉर्पोरेशन का है। धर्मज क्रॉप का शेयर आपके पास है? हाँ, 550 शेयर है, 274 की प्राइस के ऊपर लिए मैंने। 274 के आसपास आपने लिया है? हाँ ठीक है, तो आपके आईपीओ वाले शेयर हैं संदीप, या फिर आपने बाद में खरीदा इसको? नहीं, मैंने खरीदा है लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के बाद खरीदा धर्मज क्रॉप को। विवेक आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 10-15 दिन मुश्किल हुए होंगे इसको लिस्ट हुए और अच्छे इसमें सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए थे। लिस्टिंग थोड़ी सी सुस्त कहेंगे, जितना इसको लेकर उत्साह था 12-14% के आसपास के प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये शेयर 277 पे इन्होंने बाय किया है, 228 पर ट्रेड कर रहा है, तो 50 रुपये प्रति शेयर के आसपास का नुकसान है। और ये जो चिंता है लाजमी है कि शेयर लगातार फिसल रहा है। धर्मज क्रॉप आपको क्या लग रहा है, क्या एवरेज का मौका ये दे रहा है या फिर कुछ चिंताएं हैं आपके हिसाब से? देखिए, एवरेज की सलाह मैं नहीं दूंगा, और क्योंकि नया लिस्टिंग है तो मुझे लगता है कि ये जो रिसेंट लो मारा था ना, वो करीबन था 200, ओके ऑलमोस्ट लोस पे ही है ये। तो देखिए, अभी तो आप एवरेज मत करो, इसको थोड़ा नीचे जाने दो। कंपनी ठीक ठाक लग रही है, मैं इसके मतलब फंडामेंटल्स देख रहा हूँ, कंपनी ठीक ठाक लग रही है। और जो स्पेस में है पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल्स, ये स्पेस अभी रिकवरी नहीं दिया है। मतलब ओवरऑल आप अगर कोई भी, चाहे जीएनएफसी ले लो या फिर ये ले लो, कोई भी कंपनी आप अगर स्पेस से उठाओ तो आपको दिखेगा कि रैली इन स्पेस में बाकी है। तो छोटी कंपनी है, इसके लिए आप फिलहाल होल्ड करो। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 10-1% और टूटता है तो आप इसको एवरेज कर सकते हो। ओवरऑल कंपनी ठीक लग रही है, फंडामेंटल्स। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको इस शेयर में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिल्ली से राज जी ने सवाल भेजा है हमें व्हाट्सएप के जरिए, और इनका सवाल है सिरमा टेक पर 450 शेयर्स 303 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। और हम देख सकते हैं कि स्टॉक इन्होंने जब आईपीओ आया था उसी के आसपास इन्होंने शायद स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं मिला और स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं कि आईपीओ आने से लेकर अभी तक स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। विवेक, आप ही से सवाल होगा, हाल फिलहाल की लिस्टेड कंपनी है, क्या व्यू बन रहा है आपका? होल्ड करने लायक कंपनी है, निकल जाए? क्योंकि नुकसान इनको काफ़ी हो चुका है, क्योंकि शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी, 10,000 के आसपास का नुकसान ये झेल रहे हैं इस वक्त। क्या करना चाहिए इन्हें स्टॉक में? देखिए, 303 कोई बहुत अग्रेसिव बाइंग प्राइस नहीं है इनका, इनको होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलरली कंपनी देखिए चिप्स वगैरह में इन्वॉल्व है, और जैसे ही यहाँ पे मतलब आगे चल के जो ये चिप्स का बिजनेस बेटर होता है तो ये कंपनी यहाँ से काफी प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखाने की क्षमता रखेगी। और लिस्ट होने के बाद ये कई बार 272-275 रेंज में आता है स्टॉक, और उसके बाद में वापस बाउंस बैक आता है। तो हो सकता है इस बार भी यही एक पैटर्न फॉलो करे। तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर मतलब स्टॉप लॉस फंडामेंटल एनालिस्ट को नहीं देना चाहिए, फिर भी 270 एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट 272-270 के बाजू में आता तो आप एवरेज भी करो इसको। और लॉन्गर टर्म में क्योंकि चिप्स पे मैं बुलिश हूँ, तो ये कंपनी भी आपको अच्छा करके दिखाएगी। सिरमा एसजीएक्स में खरीदारी करने की भी सलाह है विवेक की तरफ से। सुशील कुमार का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है नज़ारा टेक्नोलॉजीज के 100 शेयर 687 रुपए के भाव पर। गेमिंग वाली कंपनी है और
अब विवेक 1300-1350 के भाव थे, अब देखिए 600 रुपए के आसपास, तो सीधे सीधे आधे से भी कम इसका भाव हो गया है और भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। आप ये बताइए कि नज़ारा टेक कैसा लग रहा है आपको और सुशील के लिए सलाह क्या होगी? प्रति शेयर देखिए करीब करीब 100 रुपए के आसपास का नुकसान इस वक्त हो रहा है इनको। अभिषेक, वो दिन चले गए जहां पे आप मतलब एक न्यू एज कंपनी बोल के कुछ भी बेच पाओगा बाजार में, वैसा नहीं होने वाला है। अब बाजार क्लियरली मतलब एक सेंस आ गई है बाजार में कि जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाए उसको वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला है। तो नजारा स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चल के मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। लेकिन एक और ये भी डाउट कई बार मन में आता है कि जिस जिस हिसाब से इन लोगों का टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, इसका कंपटीशन और जो पैसा इन्वॉल्व रहता है वो कभी भी ज्यादा रहता है। तो वैल्यूएशन वाइज आज कॉस्टली लग रहा है मुझे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा पाएगी। और जब तक ये नहीं होता है ये शेयर आपको अवॉइड ही करना चाहिए। मुझे मालूम है मतलब काफी दर्द होगा ऐसे शेयर्स को आपको बेचने में, लेकिन हाँ, आप पेटीएम या फिर जोमेटो की हालत देख लो, वैसा ही इसमें है। और फिलहाल तो मुझे कोई मतलब वो बोलते हैं ना लाइट एट एंड ऑफ द टनल, वो भी नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये राय नज़ारा टेक में आपको दे दी गई है। नुकसान इस वक्त हो रहा है और अभी भी देखिए डाउन ट्रेंड में ही पिछले काफी समय से स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ऑटो पर आ भी गया है विवेक जी, अभी थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे। राकेश सावले जी का सवाल आया है जोमेटो पर। 718 शेयर्स 65 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त देखें तो इनके खरीद भाव से हल्का नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी 2000 के नुकसान इनको इस वक्त झेलना पड़ रहा है। रुचित, फंडामेंटल तो हमने राय ले ली, विवेक जी ने समझाया कि इन तरह के स्टॉक्स में आगे के लिए क्या फंडामेंटल्स हैं, बट टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? जोमेटो में थोड़ा कुछ रिकवरी हो सकता है जिससे इनको कुछ फायदा मिले या फिर निकल जाए, क्योंकि नुकसान अभी काफी कम है, 65 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था। क्या करना चाहिए जोमेटो पर? यस, जैसे विवेक जी ने भी कहा कि जब तक ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज है तो वहाँ पे बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, और ये सेम चीज़ टेक्निकली भी स्ट्रक्चर में दिख रहा है। प्राइस अपमूव जो भी आ रहे हैं वो 2 से 3 दिन के अपमूव होते हैं, लेकिन कोई भी सस्टेनेबल अपमूव या इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं हो रहे हैं। सो जब तक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कोई सस्टेन अपमूव नहीं दिखेंगे ये सब स्टॉक्स में, तब तक बड़े रिटर्न्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। आई थिंक यहाँ पे रिसेंटली भी जो पुल बैक मूव आया था 73-74 तक, वहाँ पे भी ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास तक का रेजिस्टेंस था, वहीं से वापस डाउन मूव बताया है। सो ऑल्दो नियर टर्म में मे बी आपको बड़े प्राइस करेक्शंस भी नहीं मिलेंगे अभी, पर अपमूव्स भी लिमिटेड रहेंगे। सो बेटर है कि ये स्टॉक में से एग्जिट ले ले और यही कैपिटल आप दूसरे बेहतर मोमेंटम स्टॉक्स में अगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे तो बेटर रिटर्न वो कैपिटल में बना पाएंगे। सो जोमेटोज में से भी मेरी एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है 3% की गिरावट के साथ। नीलम का सवाल लेंगे, श्री रेणुका को लेकर इनका सवाल आया है। नीलम के पास है 100 शेयर 59 रुपए के भाव पर श्री रेणुका के। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे शुगर स्पेस में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छी रौनक थी और दरअसल सरकार ने एथेनॉल पर जो जीएसटी है उसको कम किया है, 18% घटा के 5% किया है। शुगर का कोटा बढ़ाने की, एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ाने की मांग कर रही हैं शुगर कंपनियां। और आज हम देख रहे हैं कि 59 वाला शेयर 61 रुपये के आसपास है, थोड़ा सा प्रेशर के साथ। श्री रेणुका, ये विवेक आपको कैसा लग रहा है अभी? और जो एथेनॉल वाली स्टोरी है आपको क्या लगता है कि कितना लंबा चलेगी और क्या अभी इसमें आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की सलाह देंगे? अभिषेक, देखो मैं जब तक जहां तक हो सकता है कि मतलब लाइफ में चीनी अवॉइड करता हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो में चीनी स्टॉक्स भरे हुए हैं और सबसे मेजर होल्डिंग मेरा अगर चीनी में आप देखो तो श्री रेणुका ही है। और ये एक और डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि रोज मैं अपर सर्किट में सेल डाल के रखता हूँ कि एक बार ट्रेडिंग का भी मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे और मुझे लगता है कि आगे चल के ये आपको 100 रुपया भी दिखा सकता है, क्योंकि देखिए एक तो एथेनॉल है और ये अभी जो जीएसटी बेनिफिट मिला है कंपनीज को, ये आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कंपनीज को मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में आपको आगे चल के दिखेगा। इनफैक्ट बाय टर्म्स ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। तो एक हैपनिंग सेक्टर है ये। और रेणुका आज के दिन मतलब मेजर एथेनॉल प्लेयर है इंडिया में। आप अगर नंबर 1 देखो तो मेजर नंबर 1 प्लेयर है। और इसकी जो ओनर है
मतलब जो प्रमोटर है वो है विल्मर, जो अडानी विल्मर वाले विल्मर है वो वाली है। तो ऑलमोस्ट एमएनसी कंपनी आपको ये इंडियन कंपनी नहीं है, आज के दिन एमएनसी कंपनी है ये। तो होल्ड रखिए, बाई भी कर सकते हो आप। और ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास है, लेकिन मैं अपर सर्किट में डाल के रखता हूँ फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हाँ मेरे पास है। ठीक है, तो ये राय आपको श्री रेणुका में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है। मनोज कुमार जी का सवाल है बर्जर पेंट्स पर 50 शेयर्स इन्होंने 751 के भाव पर लिया हुआ है। ये काफी पहले की खरीद लग रही है इनकी और उसके बाद स्टॉक में निकलने का मौका नहीं मिला इनको और लगातार नुकसान ही चल रहा है। माफ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर भाव चेक करना पड़ेगा। बर्जर पेंट्स इन्होंने 303 के लेवल्स पर लिए हैं। एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या बाइंग प्राइस है इनकी बर्जर पेंट्स में, बट क्या सजेस्ट करेंगे आप विवेक? बर्जर पेंट्स फंडामेंटली कैसा लग रहा है आपको? इनका प्राइस हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, अभी क्लियर नहीं कि मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बट ओवरऑल कंपनी कैसी लगती है आपको? क्या व्यू बन रहा है इस पर आपका? ये पूजा, अभी क्या है कि थोड़े दिन में, मतलब खाली 10 दिन बचे हैं इस क्वार्टर को खत्म होने में, और उसके बाद में इन सब कंपनीज का वापस रिजल्ट आएगा। और अब तक कंपनी सफर कर रही थी, मतलब काफी दिक्कतों से गुजर रही थी, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, क्योंकि क्रूड ऑयल एकदम बॉल पे चल रहा था। अब क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत ये हुआ है, कूल ऑफ हुआ है, लेकिन और एक और पॉजिटिव ये है कि रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। तो फिलहाल आप होल्ड करो इसको, और मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इस क्वार्टर के नतीजे देख के फिर हम डिसाइड करें। तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली अच्छी है। वैल्यूएशन कॉस्टली इसके लिए दिख रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिए थे, और ये लागू होता है सारी की सारी पेंट कंपनीज पे। और इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक फेयर वैल्यूएशन पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो फिलहाल होल्ड रहेगा, और 15 दिन बाद आप वापस 15-20 दिन बाद आप वापस इस सवाल को भेजो। बर्जर पेंट्स के शेयर को फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। लेकिन मुंबई में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि मुंबईकरों को जल्द रोड के गड्ढों से निजात मिल जाएगी। बीएमसी की क्या तैयारी है, क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या तैयारी चले, क्योंकि निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी राहत होगी। जी हाँ, 4 से 5 बड़े प्लेयर्स ने दावा पेश किया है जो मुंबई में कंक्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स यानी कि कंक्रीट रोड बनाने का ठेका है उसमें दावा पेश किया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो कंपनियां हैं वो है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, मेघा इंजीनियरिंग, ईगल इंफ्रा, दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। इन सारे प्लेयर्स ने अपनी बिड्स सबमिट की हैं। अब बीएमसी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया था वो इसी हफ्ते विनर को अनाउंस कर सकता है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसकी वर्थ रुपीज़ 6,500 करोड़ रुपए है, और ओवरऑल 18 महीने दिए जाएंगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट का विजेता है उसको ये काम कंप्लीट करने में। हमारी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीएमसी ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट अगले 3 महीने में और निकालेगा, और वहाँ पर भी और बाकी कंपनियों का इंटरेस्ट हो सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ओवरऑल प्लान यही है कि 2 साल में लगभग ये मुंबई का जो पॉट होल्स हैं उसकी समस्या को कंक्रीटाइजेशन से दूर किया जाए, और इसके लिए महाराष्ट्र के सीएम ने एक बैठक भी बुलाई थी कुछ दिनों पहले, और उसके बाद ये ऑफिशियल तौर पर ये काम शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि इन लिस्टेड प्लेयर्स में से बीएमसी किसको चुनता है, जो ठेका है फाइनली मुंबई में रोड्स ठीक करने का वो किसको मिलता है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो निश्चित तौर पर मुंबई के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी, और कंक्रीट के रोड बन गए तो गड्ढों से आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि मुंबई में जो सड़कों की क्वालिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा गड्ढे देखने को मिलते हैं, और इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा प्लान चेकआउट किया है बीएमसी ने। और कंपनीज़ के नाम भी अंकुर सामने लेकर आ गए हैं। एनसीसी, मेघा इंजीनियरिंग, ईगल इंफ्राकॉन, ये वो नाम हैं जिनके पास ये दौड़ में होंगी, और टेंडर का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है बोली जीतने वाली कंपनी का। दरअसल एनसीसी के बारे में आपसे जरा एक बार राय चाहेंगे विवेक। अच्छी तेज़ी हमने लोअर लेवल से इसमें देखी है, 90 रुपए के पार भी निकला, ये थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ये कंपनी आपको कैसी लगती है विवेक, और इस पर अगर किसी को अगर निवेश करना हो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की अवधि अगर लेकर, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप?
देखिए, इंफ्रा स्पेस बहुत अच्छा कर रहा है अभिषेक, और अगर इंफ्रा स्पेस में आप मुझे बोलो कि 2 या 3 आप टॉप कंपनीज दे दो जहां पे बहुत कंफर्टेबल भी रहूंगा मैं लेने में, वो होगी L&T है या फिर एनसीसी भी है। और एनसीसी लगभग मतलब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी बहुत अच्छी प्ले हो रही है, और जो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ते दिख रहे हैं कंपेयर टू इट्स पीयर। तो मुझे लगता है कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए, और क्योंकि इतना बड़ा रैली आ चुका है अभिषेक, ये सलाह रहेगी अगर किसी को लेना भी हो ना तो आप ऑन टिप्स धीरे धीरे आप इसको ले सकते हो। मैं देख रहा हूँ इसका करीबन पी रहेगा 12 या 13, और आप ओवरऑल अगर इंफ्रा कंपनीज के पी देखो, और मतलब पीयर ग्रुप से आप कंपेयर करो, तो आपको दिखेंगे कि सारे के सारे 50 के ऊपर है। तो अब आप अंदाजन लगा सकते हो ये 12-13 पे मिल रहा है और बाकी अगर 50 के ऊपर मिल रहा है तो कितना वैल्यूएशन गैप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम स्ट्रेट रैली में जाएगा, यहाँ वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तो ऑन ऑन डिप्स आप स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया कंपनी है और आगे चल के लग रहा है कि ओवरऑल अच्छा ही करने वाली। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा है आपको इंफ्रा स्टॉक्स और एनसीसी पर दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं। इस बीच देखिए सेंसेक्स में हम देखेंगे तो करीब 611 अंकों की वीकनेस इस वक्त दिखाई दे रही है। बीएसई में एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है, आज गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा हैं। हर एक चढ़ने वाले शेयर के सामने हम देख रहे हैं कि 2 शेयर्स जो हैं वो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बीएसई में अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखा रहे हैं मेटल, रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है और लगभग सभी सेक्टर्स हैं, सारे ही सेक्टर्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस है उसमें देखिए भारती एयरटेल आज 2% नीचे है। इसके अलावा L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब और HUL, इन स्टॉक्स में आज करीब 1.5 से 2% की आज कमजोरी देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स में सारे के सारे 30 स्टॉक्स दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये एक बीएसई का एक्शन, एक अपडेट हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच कुछ और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुणे से महेश जी का सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए। वरुण बेवरेजेस का स्टॉक है इनके पास, 90 शेयर्स, इन्होंने 600 के लेवल पर एंट्री की है और काफी अच्छे लेवल पर एंट्री ली थी इन्होंने, और देखिए काफी अच्छा मुनाफा भी इनको यहाँ पर हो रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से और करीब 71,000 से ज्यादा का मुनाफा इस वक्त इनको यहाँ पर हो रहा है। वरुण बेवरेजेस को लेकर हाल फिलहाल में खबर भी काफ़ी अच्छा है, कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हमने देखी हैं, और इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में एक बड़ी कंपनी के तौर पर धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है। तो फंडामेंटल्स तो यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। विवेक, आपको कैसी लग रही है वरुण बेवरेजेस और जो मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है स्टॉक में, क्या पार्शियल बुक करने की राय देंगे या अभी भी बने रहने की राय देंगे स्टॉक में? कंपनी कैसी लग रही है आपको? देखिए पूजा, जो भी आप रिपोर्ट्स वगैरह की बात कर रही हो ना, अगर आप पढ़ो उनको तो जितना पॉजिटिव होना था वो सारा सब प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। मतलब स्टॉक लगातार 300-400 से लेके एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाके आज आपको 1400 लगभग दिखा रहा है। तो जितने भी पॉजिटिव थे शॉर्ट टर्म के वो सारे स्टॉक प्राइस में है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो कोई गलत काम नहीं करोगे, और मार्केट में कभी कभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, आगे चल के हो सकता है और भी बढ़िया करे, लेकिन हाँ एक करेक्शन ओवरड्यू है, वो अगर आता है तो वापस आप एंट्री मार सकते हो, लेकिन फिलहाल हाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। ठीक है, वरुण बेवरेजेस के शेयर में प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। बहुत ही तेज रफ्तार से ये शेयर चला है और वैल्यूएशंस के मामले में कई सारी ऐसी जानी मानी कंपनियां हैं जिनको मार्केट कैप की अगर बात करें तो पीछे छोड़ दिया है। वरुण बेवरेजेस में अब प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है, सेल नहीं, प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पंजाब से लियो मल्होत्रा का सवाल लेंगे और लियो के पास हैं, पंजाब से ये सवाल आया है। लियो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी गए हैं। लियो नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास भारती एयरटेल है जी, और ये बाइंग है जो एवरेज है 807 807 की बाइंग पे 50 शेयर हैं। एक तो मैं इस पे पूछना चाहूंगा कि इस पे बने रहें जी, या कोई ऐसा अभी आगे मौका आएगा कि इसमें और एड ऑन किया जा सके। नंबर 2, कुछ और इन्वेस्टमेंट है मेरी और मैं बैंकिंग सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या ये सही समय है बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का या अभी इस पे और वेट की जाए? ठीक है लियो, चलिए जवाब जानते हैं। विवेक आपसे शुरुआत करेंगे। भारती एयरटेल देखिए 807 रुपये पर इन्होंने लिया है, 823 पर ट्रेड कर रहा है, 860 रुपये के आसपास तक गया था जो कि इसका रिकॉर्ड हाई था। और हम देख रहे हैं कि 5G में एक
एज लेने की अब होड़ मची हुई है। रिलायंस, अगर हम जियो की बात करें तो, और सब्सक्राइबर एडिशन लगातार ये भी कंपनी कर रही है। कल हमने देखा कि शिमला में इन्होंने 5G लॉन्च किया, तो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एक माहौल बना हुआ है दो कंपनियों के बीच में। भारतीय एयरटेल आपको कैसा लग रहा है अभी, यहाँ से कितनी अपसाइड देख रहे हैं और क्या सलाह होगी लियो के लिए? अब की बार 1000 के पार अभिषेक, भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि 1000 क्रॉस करेगा। और वैल्यूएशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज आप सब कुछ देखो तो मतलब टेलीकॉम में भी ये होकर रखा है कि ऑलमोस्ट डुओपोली है आज के दिन। और 5G के कारण इन कंपनीज का आगे चल के आरपू भी बढ़ने वाला है। तो अच्छा सेगमेंट है। और मैंने जैसे कहा कि वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे कॉस्ट नहीं लगता है, तो आप 1000 रुपये भी इस पे देखोगे तो होल्ड कीजिए। जहां तक आपने पूछा था कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज और मिलेगी क्या, मतलब जब तक मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग नहीं आए, मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत टिप्स यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चल रहा है, काउंटर स्पेस स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वैल्यूएशन फेवरेबल है। तो छोटा मोटा जैसे आज का करेक्शन है 2-3%, 5% आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर सोचो कि मुझे 650 या 700 मिले, तो वो बहुत मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, वो नहीं आने वाला है। में क्या सजेस्ट करेंगे आप विवेक? बैंकों में क्या आपको पसंद आ रहा है अभी? तो बैंकों में तो देखिए, मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था कि मुझे तो अभी भी पीएनबी अच्छा लग रहा है, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है। ये सब आपको लेना चाहिए स्लो एंड स्टडीली। आप ग्रेजुअल ग्रेडेड बाइंग करते रहो ना, ग्रेजुअल बाइंग यहाँ से करते रहो। पीएनबी भी देखिए 62, 63 गया था, अभी आज 54, 55 पे है। और ऐसे डिस्क्लोजर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स मेरे पास, जितने भी मतलब हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके पास ये स्टॉक भी रहेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है, पीएनबी पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। पीएनबी में पर्टिकुलरली इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन वाइज आप अगर कंपेयर करो ना, मतलब पीएसयू बैंक्स में, तो लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स में सबसे सस्ता लग रहा है। तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि 72, 68 लेवल्स वापस आपको दिखा दे। ठीक है, तो सरकारी बैंकों की बात करें तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब से लियो ने कॉल भी वैसे किया है, और प्राइवेट बैंकों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक पे भरोसा है विवेक को। चलिए, शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। रुचित और विवेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।